सुप्रभात। मैं मंगला भवर केटीजम महाविद्यालय नासिक। आज हम आदिकालीन रचनाकारों की रचनाओं का परिचय देखेंगे। उसमें नरपति नाल द्वारा रचित बिसलदेव रासो और ढोला मारूरा दुहा, ये दो रचनाओं का परिचय पर हम प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले नरपति नाल द्वारा रचित बिसलदेव रासो ग्रंथ का परिचय इस प्रकार है। हिंदी साहित्य में रासो शब्द का ग्रहण सामान्यतः दो रूपों में हुआ है। एक गेय मुक्तक परंपरा और दूसरी नृत्य गीत परक परंपरा। बिसलदेव रासो प्रथम परंपरा का प्रतिनिधि ग्रंथ है। आदि काल के गेय साहित्य में इस ग्रंथ की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। वस्तुतः बिसल देव रासो को प्रेमाख्यानक काव्यों की कोटि में रखना अधिक संगत है। इसमें विवाह के उपरांत पति पत्नी के संपर्क से प्रेम का विकास दिखाया गया है। उक्त रासों में चित्रित प्रोषित पतिका के विरह और 12 मासा आदि के आधार पर इसे संदेश रासक तथा ढोला मारूरा दुहा की कोटि में रखना अधिक वैज्ञानिक होगा। प्राय इतिहासकारों ने बिसलदेव रासो को वीर काव्य की कोटि में रखा है, जो कि उचित नहीं है। बिसलदेव रासो का मूल स्वर वीर रसात्मक रासो ग्रंथों की आत्मा से मेल नहीं खाता है। इसका वास्तविक स्थान हिंदुओं द्वारा रचित प्रेमाख्यानों में ही होना चाहिए। आदि काल के अन्य रासो ग्रंथों के समान इस ग्रंथ के रचनाकाल, रचयिता और चरित नायक आदि विषय विवादास्पद है। नीचे की पंक्तियों में हम क्रमशः उक्त बातों के संबंध में विवेचन करेंगे। प्रस्तुत ग्रंथ के रचनाकाल का प्रश्न अत्यंत ही विवादास्पद है। आचार्य शुक्ल ने निम्न पद्य के आधार पर इसका रचनाकाल संवत 1212 स्वीकार किया है। अब हम बिसलदेव रासो ग्रंथ के काव्य सौंदर्य की ओर जाते हैं। उस ग्रंथों का काव्य सौंदर्य यानी संक्षेप में वो ग्रंथ का परिचय इस प्रकार है। बिसलदेव रासो एक विरह काव्य है। इसमें 4 खंड है तथा 125 छंद है। इसके प्रथम खंड में अजमेर के विग्रह राज चतुर्थ उपनाम बिसलदेव का परमार वंशज राजा भोज की कन्या राजमती से विवाह वर्णित है। द्वितीय खंड में राजमती के व्यंग्य पर राजा का उड़ीसा प्रवास है। तृतीय खंड में राजमती का विरह वर्णन तथा 12 वर्षों के अनंतर राजा का वापस आना उल्लिखित है। चतुर्थ खंड में राजमती का मायके चला जाना तथा बिसलदेव का उसे अजमेर वापस ले आने का वर्णन है। यह सारी कथा ललित मुक्तकों में कही गई है। यदि इस कहानी को हटा भी दिया जाए तो भी इस प्रेम काव्य के मुक्तकों की एक सूत्रता में कोई अंतर नहीं आता। संदेश रासक
की भांति बिसलदेव रासो भी मुख्यतः विरह काव्य है। अंतर इतना है कि बिसलदेव रासो के आरंभ में विवाह के भी गीत है, साथ ही बिसलदेव के परदेश जाने का प्रसंग भी वर्णित है। शेष प्रसंग सामान्य रूप से लगभग एक से है, अंतर केवल ब्योरों का है। यह ग्रंथ विरह के स्वाभाविक चित्रण, संयोग और विप्रलंब श्रृंगार की सफल उद्भावना और साथ ही प्रकृति के रूप चित्रों से परिपूर्ण है। इस ग्रंथ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि विविध घटनाओं के वर्णनों के हेतु भी इस काव्य में इतिवृत्तात्मकता नहीं आ पाई है। राजमती का चरित्र बड़ा ही सजीव तथा विलक्षण बन पड़ा है। मध्य युग के समूचे हिंदी साहित्य में जबान की इतनी तेज और मन की इतनी खरी नायिका नहीं दिख पड़ती। राजा बिसलदेव ने एक दिन राजकीय अभिमान की रो में कहा कि मेरे समान दूसरा भूपाल नहीं, भूपाल यानी राजा नहीं, रानी से यह मिथ्याभिमान न सहा सका। उसने कहा, उड़ीसा का राजा तुमसे धनी है। जिस प्रकार तुम्हारे राज्य में नमक निकलता है, उसी तरह उसके घर में हीरे की खानों से हीरा निकलता है। राजा इस पर जल भुन गया और वह रूठ गया और रानी के लाख अनुनय विनय करने पर भी उसने उड़ीसा जाने का संकल्प कर लिया। उस समय के रानी के वचन अत्यंत मार्मिक बन पड़े हैं। वह कहती है, मैं हार के उस घोड़े के समान उपेक्षिता हूं जिस पर घोड़े वाला 100 दिन तक हाथ नहीं फेरता। उसी प्रकार राजमती जबान की तेज है तो क्या आखिर है तो नारी ही। विरह से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। उसे अपने स्त्री जीवन पर रोना आता है। महेश को उल्हाना देते हुए वह कहती है कि स्त्री का जन्म तुमने क्यों दिया? देने के लिए तो तुम्हारे पास और भी अनेक जन्म थे। तुमने मुझे जंगल का जंतु क्यों नहीं बनाया? यदि वनखंड की काली कोयल ही बनाया होता तो आम और चंपा की डाली पर तो बैठती, अंगूर और बिजोरे के फल तो खाती। वास्तव में उक्त कथन में वासना विभूत मध्ययुगीन पुरुष के स्वार्थ और उसकी अति कामुकतामयी रसिकता की शिकार बनी हुई मध्ययुगीन नारी के आत्मा का करुण क्रंदन एवं चित्कार है। राजमती की आत्मा विद्रोहिणी, मन अभिमानी और जबान प्रखर है। पुरुष की स्वार्थमय रसिकता ने उसे नारी जीवन से ही विरक्त बना दिया है। आगे वह फिर कहती है कि यदि तुमने मुझे नारी ही बनाया तो राज रानी न बनाकर जाटनी क्यों नहीं बनाया? तब मैं अपने भरतार के साथ खेत कमाती, अच्छी लोम पट्टी पहनती, तुरुंग से समान अपना गात स्वामी के गात से भिड़ाती, स्वामी को सामने से लेती और हंस हंस कर प्रिय की बात पूछती। कितनी बड़ी विवशता है! किसी राजा की रानी होना कितना बड़ा अभिशाप है! राजा के वापस लौटने पर रानी की
कैंची जैसी जबान से फिर न रहा गया और उसने ताना ही मार दिया। बिसलदेव रासो पर लोक तत्व का प्रभाव बहुत बहुत गहरा है। विप्रलंब की अवस्था में कवि ने जो 12 मासा दिया है वह भी अपने ढंग का अकेला है। यह विरह काव्य होने के कारण बिसलदेव रासों में संभोग के मांसलता पूर्ण चित्रों का प्राय अभाव है। इस दृष्टि से यह संदेश परंपरा में आता है, कालिदास के मेघदूत की परंपरा में नहीं, क्योंकि कालिदास का यक्ष प्रकृति से अतिरसिक है। वियोग काल में अनुभूतियां तरल और सूक्ष्म हो जाती है, किंतु कालिदास का यक्ष वियोग काल में संदेश देते समय भी संयोग के मांसल दृश्यों को नहीं भूलता। इस रचना में आदि से अंत तक एक ही छंद का प्रयोग हुआ है। संपूर्ण रचना गेय है। प्रत्येक छंद स्वतंत्र गीत है और केदारा राग में गाए जाने के लिए लिखा गया है। यह रचना नृत्य गीत के रूप में प्रस्तुत की जाती रही। इसमें कहीं कहीं पर साधारण और अक्रमिक शैली में घटनाओं का वर्णन मिलता है और कई स्थानों पर बेटी राजा भोज की बीच में ही जोड़ दिया गया है। दूसरी बात यह है कि कथानक के अंतर्गत आने वाले संवाद कई जगह उलझे हुए हैं, कहीं कहीं पर अत्यंत नीरस और भोंडा हो गया है, किंतु इन त्रुटियों के होते हुए भी बिसलदेव रासो अपनी गेयता, संक्षिप्तता और सरस चित्रणों के फलस्वरूप पाठकों को प्रभावित करता रहेगा। इस प्रकार बिसलदेव रासो ग्रंथ का संक्षेप में परिचय था। धन्यवाद।